Hello kids, welcome to Student Zone for Best Learning. In this video, we discuss about the age of revolution 1830 to 1848. In previous video, we discussed about the making of nationalism in Europe. We discussed about a new conservatism after 1850 and Treaty of Vienna, the aristocracy and the new middle class. But in this video, we discuss about the age of revolutions. Liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as Italian and German states, the provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland. लिबरलिज्म और नेशनलिज्म ये बहुत ही ज़्यादा एसोसिएटेड थे किससे, रिवॉल्यूशन से, जो कि यूरोप के अलग अलग बहुत से क्षेत्रों में हो रहे थे, इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स में और ओटोमन एम्पायर के कुछ प्रोविंसेस में। ओटोमन एम्पायर क्या था? ओटोमन एम्पायर द एम्पायर तुर्किश एम्पायर रूल्ड बाय द खलीफ, द स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल हेड ऑफ द मुस्लिम। मतलब कि एक ऐसा एम्पायर जो किससे रूल्ड किया जा रहा था? एक तुर्किश एम्पायर द्वारा, जिसको हम खलीफ कहते हैं। खलीफ कौन होता है? द स्पिरिचुअल और टेम्पोरल हेड होता है मुस्लिम्स का। द जुलाई स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसल्स, मतलब जुलाई का जो रिवॉल्यूशन था वो बहुत ही ज़्यादा स्पार्क था एक तरीके से ब्रसल्स में, और वही वजह थी कि जिससे विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स। वही वजह थी जिससे कि बेल्जियम का क्या था, एक तरीके से संबंध विच्छेद हो गया था। संबंध विच्छेद, मनमुटाव, मतलब दूरी हो गई थी किससे? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। The struggle for independence in Greece started in 1821 and Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation। जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस का किसका? ग्रीस का। वो स्टार्ट हुआ था 1821 में, और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो 1832 में हुआ था, उसने रिकॉग्नाइज कराया ग्रीस को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में। अब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है? तो द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल was the product of Constantinople Conference, which opened in February 1832 with participation of great powers Britain, France and Russia on one hand and other hand Ottoman Empire। मतलब एक तरीके से ये एक संधि थी जिसमें दो लोग पार्टिसिपेट किए थे। एक तरफ जो है पार्टिसिपेशन में ग्रेट पावर्स था जैसे ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, और दूसरी तरफ ओटोमन एम्पायर था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द एमरजेंस ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स। मतलब नेशनलिस्ट की जो फीलिंग्स थी वो कैसे एमरजेंस हुई। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशंस। मतलब जो एक तरीके से राष्ट्रवादिता की जो फीलिंग्स थी, जो डेवलपमेंट था, वो सिर्फ युद्ध से या टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही नहीं आया था, बल्कि कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। बल्कि जो कल्चर है, संस्कृति है, उसने भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेशन के आइडिया को क्रिएट करने के लिए। मतलब राष्ट्र के आइडिया को क्रिएट करने के लिए कल्चर ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड सेट द नेशनलिस्ट फीलिंग। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज और म्यूजिक ने भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी एक्सप्रेस करने, मतलब प्रकट करने में, और नेशनलिस्ट फीलिंग को एक शेप देने में। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। जो रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स थे वो क्रिटिसाइज्ड किया करते थे, आलोचना किया करते थे रीजन्स और साइंस के ग्लोरिफिकेशन को। फोकसिंग ऑन द इमोशंस, intuitions and mystical feelings, they try to create a sense of shared collectively heritage as a basis of nation। कहने का मतलब वो उनका फोकस किस पे रहता था? इमोशंस पे, इंट्यूशंस पे और मिस्टिकल फीलिंग्स पे। एक तरीके से उन्होंने कोशिश की क्रिएट करने के लिए एक ऐसा सेंस जो कि शेयर्ड किया जाए किसके?
कलेक्टिवली हेरिटेज के, कहने का मतलब किसके आधार पे, राष्ट्र के आधार पे, मतलब शेयर किया जाए कलेक्टिवली हेरिटेज को किसके आधार पे, राष्ट्र के आधार पे। और एक तरीके से सेंस उन्होंने क्रिएट किया था। रोमांटिक जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्रीड हर्डर क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड एमंग द कॉमन पीपल, डास वोल्क। रोमांटिक जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्रीड हर्डर, इन्होंने क्लेम किया था कि ट्रू जर्मन कल्चर क्या है, वो ये है कि डिस्कवर करना लोगों के, कॉमन लोगों के बीच में, वो क्या, डास वोल्क। पोलैंड विच नो लॉन्गर एग्जिस्टेड as an independent territory kept nationalist feeling alive through music, art, language। पोलैंड जो कि लंबे समय तक इंडिपेंडेंट टेरिटोरी के रूप में नहीं रह पाया, लेकिन फिर भी उसके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग थी, जिंदा थी, किसके थ्रू, म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। In 1830 were the years of great economic hardship in Europe। 1830 में जो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हार्डशिप का समय था, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप का समय था यूरोप में। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in population all over the यूरोप। जो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century का था, उसमें बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या में एक तरीके से बढ़ोतरी हुई थी पूरे यूरोप में। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। जो पॉपुलेशन थी वो माइग्रेट कर रही थी शहरों में रहने के लिए, और जिसकी वजह से ओवर क्राउडेड हो रहा था। कहाँ पे, ओवर क्राउडेड स्लम्स में रहने के लिए माइग्रेट कर रही थी। द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इन टाउन वॉज एक्सट्रीम। जो वर्कर्स की मिजरी थी वो बहुत ही ज़्यादा कहाँ थी, कस्बों के इलाकों में। कहाँ पे, कस्बों के इलाकों में। इन 1845 वीवर्स ऑफ द सिलेसिया विलेज हैड लेड ए रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर हु सप्लाइड देम raw material and gave them orders for finished textile but drastically reduced their payment। 1845 में जो वीवर्स थे, जुलाहे थे, जो कपड़े बुना करते थे सिलेसिया विलेज में, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। किसके खिलाफ, कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ। क्योंकि वो उनको सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल, और उनसे कहते थे कि वो उनका फिनिश्ड टेक्सटाइल बनाए। फिनिश्ड टेक्सटाइल मतलब जैसे रॉ मटेरियल जैसे कॉटन, और उस कॉटन को कपड़े का रूप देना ही फिनिश्ड कहलाएगा। पूरी तरीके से फिनिश्ड मतलब अच्छे से बन जाना। तो फिनिश्ड टेक्सटाइल के लिए देते थे उनको रॉ मटेरियल, और वो जो है लेकिन उनका पेमेंट जो है कम कर दिए थे। On 4 June at 2 p.m., a large crowd of weavers marched in pairs up to mansion of their contractor demanding higher wages। 4 जून को 2 बजे एक लंबी भीड़ वीवर्स की वो मार्च करने लगी, किनके तरफ, जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके हवेली के तरफ। किस डिमांड में, ताकि हायर वेजेस मिले, मतलब अधिकतम मजदूरी के लिए। दे वर ट्रीटेड विथ स्कॉन एंड थ्रेट अल्टरनेटली बाय द कॉन्ट्रैक्टर विद द हेल्प ऑफ आर्मी। लेकिन उनके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार हुआ, अपमानजनक, और वो बहुत ही ज़्यादा डराए गए कई तरीक़ों से। किसके द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, वो भी आर्मी की मदद से। इन 1848 फूड शॉर्टेज वाइड स्प्रेड्स अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। Barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee। 1848 में फूड शॉर्टेज वो बहुत ही ज़्यादा हो गया, और एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा हो गया पॉपुलेशन के बीच जो है, जो कि पॉपुलेशन को कहाँ पे लेके आया, रोड पे लाके खड़ा कर दिया। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड मतलब मोर्चाबंदी एक तरीके से होने लगी, और लुइस फिलिप्पी को भागने के लिए मजबूर किया गया। लुइस फिलिप्पी कौन था, ये किंग था फ्रांस का। कब से, 1830 से 1848 के बीच, जो कि लास्ट किंग था कहाँ का, फ्रांस का। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक एंड ग्रांटेड सफ्रेज टू एडल्ट मेल्स एबव 21 एंड गारंटीड द राइट टू वर्क। और बाद में नेशनल असेंबली ने
प्रोक्लेम किया एक रिपब्लिक और ग्रांटेड सर्फिस का, किसके लिए, एडल्ट मेल्स के लिए, कि वो जो है 21 एज के लिए मेल्स के लिए ग्रांट किया सर्फिस को, और गारंटी किया राइट टू वर्क को, कि उनको काम करने का अधिकार है। 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स इन द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप लाइक जर्मनी, इटली, पोलैंड and Austro-Hungarian Empire, men and women of liberal middle classes combined their demand for creation of nation state. अदर पार्ट्स, दूसरे पार्ट्स, यूरोप के दूसरे पार्ट्स जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में आदमी औरत जो लिबरल मिडिल क्लासेस के थे, उन्होंने कंबाइन किया अपने डिमांड्स को, और वो डिमांड उनका क्या था कि नेशन स्टेट बनने चाहिए। दिस डिमांड वाज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ये जो डिमांड था किसके आधार पे था, संविधान के आधार पे था, प्रेस के फ्रीडम के आधार पे था, और एसोसिएशन के फ्रीडम के आधार पे था। मई रिवॉल्यूशन ऑन 18 मई 1848 831 elected representative marched in festive procession to take their places in Frankfurt Parliament Convent in Church of St. Paul। मतलब कि 18 मई 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो मार्च करके कहाँ गए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपना प्लेस लेने के लिए, और जो कि कन्वेंट किया गया था कहाँ पे, चर्च ऑफ सेंट पॉल में। दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्ची सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। वो जो है उन्होंने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, किसके लिए, जर्मन नेशन के लिए, जो कि हेडेड होगा मोनार्की, लेकिन उसका सब्जेक्ट होगा पार्लियामेंट। मतलब शासन करेंगे राजा, लेकिन किसके आधार पे, पार्लियामेंट के आधार पे। अपनी मनमानी नहीं करेंगे कि राजा चाहे जो चाहे वो करे। व्हेन द डिप्टीज ऑफर्ड द क्रोन ऑन दीज टर्म्स टू फेडरिक विल्हेम फोर्थ किंग ऑफ रसिया, ही रिजेक्टेड इट एंड ज्वाइन अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। जब उन डिप्टीज जो थे उन्होंने ऑफर किया क्रोन को, किसको, फेडरिक विल्हेम को, विल्हेम फोर्थ जो कि प्रसिया के राजा थे, तो उन्होंने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया और ज्वाइन कर लिया अदर मोनार्क को, ताकि वो विरोध कर सके इलेक्टेड असेंबली का। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाई द मिडल क्लासेस हु रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर एंड आर्टिसंस एंड कंसिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। पार्लियामेंट ये डोमिनेटेड था किसके द्वारा, मतलब इस पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रभाव था मिडल क्लासेस का, who resisted the demand for workers and artisan and consequently lost their support। जिन्होंने रेसिस्ट किया था वर्कर्स के डिमांड्स को, आर्टिसंस के डिमांड्स को, लेकिन परिणामतः वो अपना सपोर्ट खो चुके थे। इन एंड में ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड असेंबली वाज फोर्स टू डिसबैंड। ट्रूप्स को बुलाया गया और असेंबली को क्या किया गया, एक तरीके से भंग कर दिया गया। Issues of political rights to women. The issue of extending political rights to women was controversial one within the liberal movement, in which a large number of women had participated actively over the years। मतलब जो एक तरीके से पॉलिटिकल राइट्स को बढ़ाने का जो इशू था औरतों के लिए, वो कंट्रोवर्शियल रहा एक तरीके से विद इन द लिबरल मूवमेंट के साथ। इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, लेकिन लार्ज नंबर में वुमेन थी, वो पार्टिसिपेट की थी बहुत एक्टिवली सालों तक। वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। वुमेन ने खुद का पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म किया था, फाउंडेड किया था न्यूज़पेपर्स का, और उन्हें पॉलिटिकल मूवमेंट में पार्ट भी लिया था। इन 1848 में कंजर्वेटिव फोर्स वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स बट कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। 1848 में जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने फोर्स तो कर लिया कि वो लिबरल मूवमेंट्स को दबा सकें, लेकिन वो पुराने अपने जो मोनार्की को लाना चाहते थे पूरी तरीके से वो रिस्टोर नहीं कर पाए। सफर्डन एंड बॉन्डेड लेबर वर अप्लाइज्ड बोथ इन हब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रसिया। सर्फडम और बॉन्डेड लेबर्स, बंधुआ मजदूरी जो थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। कहाँ पे, हब्सबर्ग डोमिनियंस में भी और रसिया में भी।
Thank you. If you like this session, please like, comment and share it, and subscribe also my channel. We discuss about the making of Germany and Italy in next video. Thank you.